जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2024-25 के लिए एडमिशन लिया है उन सभी स्टूडेंट्स के टीएमए आ चुके हैं और मैंने लगभग सभी टीएमए सॉल्व कर दिए हैं और उन सभी टीएमए का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहां से सभी टीएमए को नोट डाउन कर सकते हैं। टीएमए बनाने के बाद स्टूडेंट्स डैशबोर्ड है उस पर इसको अपलोड भी करना है। तो किस तरीके से अपलोड करना है, कैसे हमें फाइल बनानी है, कैसे हमें पीडीएफ कन्वर्ट करना है, ये सभी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने टीएमए नहीं बनाए हैं, अपलोड नहीं किए हैं, पीडीएफ नहीं बनाया है, तो आप सभी इन वीडियो को देख लें और आप जल्दी से जल्दी अपने सभी टीएमए को स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड कर दें। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी करें, देर ना करें, उसके बाद ये सबमिट नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आप कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी पहले ही 2 वीडियो डाल चुका हूं क्लास 10th के सोशल साइंस के लिए। ये जो हमारा 3rd पार्ट है सोशल साइंस का, जिसका मैं वीडियो डाल रहा हूं, और आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आपकी काफी हेल्प मिलने वाली है। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी उसका फायदा हो सके। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, आइए देखिए। चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे। और ये हमारा 3rd पार्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने ऑलरेडी पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। और आप इस बात का खास ध्यान रखें कि सभी स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ये मैं बताऊंगा। और इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहे। तो चलिए देखिए, ये पार्ट हमारा 3rd है और ये 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। इसका पहला पार्ट में डाल चुका हूं। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है। और उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये देखिए, संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्षता और राजभाषा का प्रावधान, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। पॉइंट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखो, अंडरलाइन करें, या उसको हाईलाइटेड करें। तो मैंने उनको ब्लैक पेन से लिखा है और आप उसको अंडरलाइन जरूर करें और फिर उसको आप एक्सप्लेन करें अपने ब्लू पेन से। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, नंबर 1 पर रखा क्षेत्रीय, जो क्षेत्र है किस तरीके से अलग हो सकता है राष्ट्रीय प्रभाव से, उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करें और सब सुंदर सुंदर लिखें। इसे 2nd पर दे रखा है मैं राष्ट्रीय प्रभाव, और तीसरे नंबर पर दे रखा है संगठन। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से उनके आंसर में कन्वर्ट करना है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आपदा प्रबंधन में शामिल 4 चरणों का वर्णन कीजिए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन के 4 मुख्य चरण हैं जो इस प्रकार है। देखिए, पहला चरण हमारा दे रखा है आपदा पूर्ण चरण, आपदा प्रतिक्रिया और आपदा पुनर्निर्माण। और 4th नंबर पे आता है हमारा आपदा शमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य किस प्रकार स्थापित किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से स्थापित किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और इनको रिवाइज भी करते रहे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की, इसका इंडियन समिति पर बड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से जो प्रभाव जो इंडियन समिति में पड़े और इसकी घोषणा किसने की, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर है वो आपको 100 से 150 वर्ड देना होता है, जो कि 4 और 5 मार्क्स के होते हैं। तो इनका जो वर्ड लिमिट है
वो 150 तक होता है 100 से, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। ये देखिए, अब उसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पंडिता रामाबाई द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए जो महिला की जो स्थिति को सुधारने में काफी सहायक सिद्ध हुए। तो उसमें से कुछ है इस प्रकार, देखिए, महिला शिक्षा का प्रचार किया गया। मीराबाई ने महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार किया और महिलाओं के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। उनका मानना था कि महिलाओं की उन्नति के लिए शिक्षा आवश्यक है, उन्होंने उनके लिए एक विद्यालय खोला। सेकंड पॉइंट हमारा विधवा विवाह का समर्थन। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और विधवाओं के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, आर्य समाज से जुड़ी। रामाबाई ने समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में आर्य समाज की विचारधारा को अपनाया और इसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के लिए संरक्षण किया या संघर्ष किया। स्त्री धर्म पत्रिका का संपादन। उन्होंने स्त्री धर्म नामक पत्रिका का संपादन किया जिसमें महिला के अधिकार और शिक्षा पर लेख प्रकाशित किए गए। इन प्रयासों के माध्यम से रामाबाई ने भारतीय समाज में महिला की स्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम या योगदान दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका खास ध्यान रखें। ये इसको आप नोट डाउन करें और इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लें। राज्यपाल भारत के प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी कई महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं जो इस प्रकार दी गई। देखिए, नंबर 1 पर दे रखा है कार्यकारी शक्तियां, विधायक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आर्थिक शक्तियां। ये उसकी कुछ मुख्य शक्तियां हैं जो विधायिका के पास होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी तट के मैदान की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत के पूर्वी तट मैदान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आता है भौतिक स्थिति। यह मैदान भारत के पूर्वी तट पर स्थित है जो गंगा सागर से लेकर गोदावरी और कृष्णा नदियों तक विस्तृत है। यह मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे पर फैला हुआ है। तो इसके 7 पॉइंट देख लेते हैं। नदी बेसिन, इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा बहती है जो इस मैदान को उपजाऊ बनाती है और कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। 3rd नंबर पर आता है उपजाऊ मृदा और 4th नंबर पर आता है हमारा जलवायु और वातावरण। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो आप इसको जरूर देख लें। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून के फटने से क्या अभिप्राय है? यह प्राय केरल के तट पर क्यों घटित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मानसून फटने के लिए अभिप्राय उस स्थिति से है जब मानसून की वर्षा अचानक और बहुत तेज से शुरू होती है जिसमें भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलती हैं। यह घटना अक्सर दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल के तट पर होती है क्योंकि यहां मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आती हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के किन्हीं 5 मुख्य प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये उसके कुछ 5 प्रभाव थे जो हमें 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान हुए थे। तो इसमें उत्तर को देख लेते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया। नंबर 2, स्वतंत्रता संग्राम का तेजी से फैलना। नंबर 3, नवीन युवा नेतृत्व, सत्याग्रह और असहमति का विस्तार। और 5वें नंबर पर आता है गांधी नेहरू संबंधों की सशक्तता। ये हमारे 5 पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहां से युगीन मेसोपोटामिया सभ्यता की
कांग्रेस तथा लीग का एक त्रिभुज बन गया है जिसमें सांप्रदायिकता प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ये देखिए, ये उत्तर भी उसी का ही है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और ये भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संप्रदायवाद का उदय हुआ तथा यह देश को विभाजित करने में सफल रहा, इस कथन की परख कीजिए। तो देखिए, उत्तर को भी हमने उसी के अकॉर्डिंग ही लिखा है और सब सुंदर लिखा है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें और अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें, अच्छे से लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट हमारे देश का महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? कोई 4 कारण दीजिए। तो इसके चारों कारण हमने इसमें लिखे भी है, तो आप उनको ध्यान से देख ले। पहला तो दे रखा है इसमें हमें जैव विविधता, वर्षा और जल का स्रोत, और इसमें और भी दे रखे हैं, तो जो इस प्रकार आप अच्छे से इसको देख ले, रिवाइज कर ले और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शीत ऋतु की 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आइए 4 विशेषताएं को देख लेते हैं। उत्तर, भारत में शीत ऋतु प्रमुख 4 विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पे आता है तापमान में गिरावट, नंबर 2 पे आता है शुष्क मौसम, नंबर 3 पे आता है कोहरे की उपस्थिति। इसके 4 प्रमुख चरण इस प्रकार है। नंबर 1 पे आता है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ये भी बहुत जरूरी है। नंबर 2 खाद्य सुरक्षा। ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफी इंपोर्टेंट हैं, उनको हमें अच्छे से और बार बार रिवाइज करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी 2000 के प्रमुख के मुख्य उद्देश्यों की जो व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या दे रखा है? देखिए, उत्तर को आप अच्छे ध्यान से देख लें और कॉपी में इसको नोट डाउन करें, और इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ पाए और उनको लिख भी सकें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या स्थिरीकरण। नंबर 2 पे आता है हमारा मृत तथा शिशु स्वास्थ्य में सुधार। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो काफी इंपोर्टेंट है और काफी हमें ये काफी हमें मोटिवेट भी करती है समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने और जिम्मेवारी को करने के लिए हमें काफी अग्रसर रहना चाहिए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य संप्रभुता के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता का अत्यधिक महत्व है। संप्रभु होने का अर्थ है भारत को संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है तथा सर्वोच्च सत्ता उसके पास है, अर्थात भारत आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर सर्वशक्तिमान है। यह बिना किसी हस्तक्षेप के अपने बारे में कोई भी सत्ता लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक ही राष्ट्र की तरह अपनाने या अपना अस्तित्व निर्माण बनाए रखने का गौरव प्रदान करता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर ले। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब भारत में जो पुरुष या स्त्रियों सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, वो कौन कौन से अधिकार है वो देखते हैं हम लोग। तो उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, और ये मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से दी गई है। देखिए, नंबर 1 पर दे रखा है संवैधानिक संरक्षण, और सेकंड नंबर पर आता है समानता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो दी गई है उसका अधिकार है। ये कुछ हमारे अधिकार हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार में न रखते हुए राज्य की नीतियों की दिशा निर्देशों की भांति क्यों रखा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत को मौलिक अधिकारों में न रखते हुए राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत नीतियों के दिशा निर्देशों की तरह रखने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं।
जो कि इसलिए दिए गए हैं इनमें, और उनको आप ध्यान से पढ़ लें। ये सभी कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो इसमें जो पहला कांड दे रखा है, वैधानिक रूप से बाध्यकारी ना होना। उसी प्रकार सेकंड दे रखा है, समय और संसाधनों की आवश्यकता। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के विविध कार्यों की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय संसद है उसके कौन कौन से कार्य हैं, उसको किस तरीके से वो कार्य कंप्लीट करता है आपके। तो ये दिखाया गया, देखिए, भारत के संसदीय ढांचे की शासन पद्धति को अपनाया गया है। यह शासन, उस शासन पद्धति के अंतर्गत कई अनेक महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। हालांकि यह संप्रभु नहीं है, किंतु असीम शक्तियों का प्रयोग करती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और आप उसको उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में दबाव समूह की भूमिका की परख कीजिए। उत्तर देखते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह को विशिष्ट महत्व है। यह प्रशासन को जन इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में उसकी भूमिका अत्यंत उपयोगी है। इसे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियों सरकार के हाथ में केंद्रित होती हैं। ऐसे में दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को परिसीमित करते हैं। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें, और अपने नोट्स में जो नोट कर रहे हैं आप रजिस्टर में, कॉपी में, जहां भी नोट करें, इनको अच्छे से नोट करें और टाइम टू टाइम को रिवाइज करते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अभी एक पार्ट और आने वाला है जो आपका फोर्थ पार्ट है। इसमें आपके और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं डालने वाला हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।